हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से अनिल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आगे नेक्स्ट कल हमने जो पढ़ा आवेश के गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे आवेशीकरण, आवेशन। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है आवेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आवेशन। आवेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। किसी अनावेशित चालक को किसी प्रक्रिया के द्वारा आवेशित कर लेना, ये आवेशन कहलाता है। किसी अनावेशित चालक को किसी प्रक्रिया के द्वारा आवेशित कर लेना आवेशन कहलाता है। अब ये आवेशन भी हम जो है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है वो है घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा। और सेकंड जो प्रक्रिया है वो है संपर्क या फिर चालन द्वारा। और थर्ड जो प्रक्रिया है वो है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीन प्रक्रियाएं होती है अनावेशित चालक को आवेशित करने के लिए। ठीक है, हम इसको तो हमने पहले समझ ही लिया है घर्षण के द्वारा, कि जब भी हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और जिसके कारण जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा तो वही वापस से टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और वो है संपर्क द्वारा या फिर चालन द्वारा आवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट प्रक्रिया जो है वो क्या है? संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। इसकी पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या होगी? देखो, नाम से मालूम लग रहा है कि संपर्क द्वारा किसी अनावेशित चालक को आवेशित कर ले। तो हम यहाँ पर इसको सही तरीके से मैनेज करें और क्या कहेंगे कि किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक से संपर्क करवा के आवेशित कर लेने की प्रक्रिया संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। अब ये प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से होती है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट से लूंगा। ठीक है, तो यहां से अपन लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास में एक अनावेशित चालक है, एक अनावेशित चालक है। ये अनावेशित चालक होगा। इस अनावेशित चालक को किसी कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। कुचालक स्टैंड पर क्यों रखेंगे? क्योंकि हम इसको बूस्ट, अगर ये अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो अगर ये आवेशित हो जाएगा तो वो वापस से इसको क्या कर देंगे? अनावेशित कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं? अपने पास में क्या है? अनावेशित चालक, और इसको आवेशित करना है। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा? चालन के द्वारा। ठीक है, तो या तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे अपने पास में एक आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का इसमें आवेश उपस्थित है, ये धनावेशित है। या तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दो? संपर्क करवा दो, और या फिर आप इसको कोई चालक तार, ठीक है, चालक तार होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि आप धागे से ऐसे कोई किसी से इसको संपर्क करवाते। ठीक है, चालक तार होना चाहिए, और इस चालक तार के द्वारा हम इसको कांटेक्ट करवा देते हैं। चालक तार, जैसे इसको चालक तार से संपर्क करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो चालक उच्च विभव पर होगा और जो चालक निम्न विभव पर होगा। ठीक है, तो आवेश क्या करता है? हमेशा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि ये चालक अभी उच्च विभव पर है, मान लेते हैं कि ये उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल पर है, और ये निम्न विभव पर है, लो पोटेंशियल पर है। तो आवेश क्या करेगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाए। यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों चालकों की जो त्रिज्या जो है वो सेम मान लेता हूं। ये दोनों चालक जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से ये आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। इसका मतलब दोनों का आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। बाद में आप इस संपर्क को हटा सकते हो, ठीक है। हटा लेने के बाद में हम क्या देखेंगे कि अब ये जो अनावेशी चालक जो है, ठीक है, अनावेशी चालक, ठीक है, ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, धनावेश से आवेशित हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं कि अब अपने पास में एक चालक है, मैं इसको आपको ग्राउंड ही कंसीडर करके चलना है, बार बार मैं इसको ग्राउंड नहीं करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक चालक है A, और इस पर इसका जो आवेश है वो है Q, और ये एक दूसरा चालक है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल कंसीडर करके चलना है, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिकल कंसीडर करके चलना है। और ये मान लेते हैं कि ये चालक B है और इसका आवेश जो है वो क्या है, 0 है। जैसे आप इसको संपर्क कराओगे, ठीक है, आइडेंटिकल का मीन्स वापस से बता रहा हूं कि दोनों की त्रिज्या कैसी है, सेम है, ठीक है, सेम स्फीयर है ये। जैसे इनको संपर्क करवाएंगे तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो मैं इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, QA इक्वल, ठीक है। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करोगे कि अगर इस पर अब आवेश, क्योंकि अब इस पर भी आवेश चेंज हो जाएगा और इसका आवेश इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका आवेश क्या लिख रहा हूँ, QA इक्वल Q प्लस, या मैं इसको लिख देता हूँ Q1 एंड Q2 डिवाइड 2, ठीक है। भाई इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश क्या है, Q2 है। अब QA इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 इज Q एंड प्लस 0/2 क्या हो गया, Q/2, ठीक है। नेक्स्ट QB कितना हो जाएगा, Q1 इज Q, Q2 इज 0 डिवाइड 2 मीन्स Q/2। तो दोनों का आवेश क्या हो गया, सेम हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आवेश को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को बार बार मैं इस तरीके से इसको, इस पॉइंट को कॉन्सेप्चुअली तरीके से इसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि इसका आवेश Q1 जो है वो Q ही रखता हूँ, और Q2 जो है वो अब कर देता हूँ -2Q हो गया, ठीक है। तो अब हम संपर्क करवाने के बाद में इसका आवेश अगर प्राप्त करते हैं तो QA इक्वल क्या हो जाएगा, अब QA इक्वल क्या होगा, अगेन फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2, QA इक्वल Q1 इज Q एंड Q2 इज -2Q डिवाइड 2। और हम यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में हमें ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -Q/2 एंड QB इक्वल जो है वो भी यही प्राप्त होगा, Q डिवाइड 2 -Q/2। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाला चालक पहले धनावेशित था और ये ऋणावेशित। संपर्क कराने के बाद में हमने क्या देखा कि अब ये वाला चालक जो है वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ये तो ऑलरेडी ही ऋणावेशित था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन किस तरीके का पुटअप होगा कि ये धनावेशित था और ये ऋणावेशित था, तो संपर्क करवाने से पूर्व दोनों के बीच में आकर्षण बल
जो है वो इंटरेक्ट हो रहा था। लेकिन जब इनको संपर्क करवा दिया उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, अब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसका लेवल बढ़ाते हैं। ये मैं रख देता हूं Q2 इक्वल 0 और इसको हटा देता हूं। अब मान लेते हैं कि अब अपने पास में एक तीसरा अनावेशित चालक है। ठीक है, ये अनावेशित चालक है C और इसका आवेश भी क्या है, Q है। ये अपनी बुक का एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसका आवेश क्या है, Q3 इज 0। अब हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है कि पहले इस अनावेशित चालक C को पहले A से संपर्क करवाते हैं और फिर उसके बाद में B से संपर्क करवाते हैं। पहले C को पहले A से संपर्क करवाएंगे, A से संपर्क कराते हैं, इसके बाद B से संपर्क कराते हैं, B से संपर्क कराते हैं। तो QA, QB एंड QC इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं कि वापस से QA वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर पहले हमने इन दोनों को संपर्क करवाया है, तो क्या यूज करेंगे, Q1 प्लस Q3 एंड डिवाइड 2। ठीक है, एंड Q1 इज Q एंड Q3 इज 0 एंड डिवाइड 2, वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/2। और अब QC की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, अब QC की वैल्यू क्या हो गई, Q/2। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो C को संपर्क करा के इसको हटा लिया, अब B के साथ में इसको संपर्क करवाएंगे, B के साथ में संपर्क करवाएंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 डैश कर देता हूं मैं इसको, कि अब ये वैल्यू जो है ये क्या हो गई, Q3 डैश हो गई, Q3 डैश डिवाइड 2। तो अब QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q प्लस Q/2 एंड डिवाइड 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3Q/4 और QC की भी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3Q/4। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अपने बुक में है और वो मैं आपको कूलॉम के नियम के बाद में कराऊंगा। वो फोर्स से डिपेंडेंट है, बल से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अब आप पूछोगे कि सर क्या हो जब ये आइडेंटिकल स्फीयर नहीं हो। ठीक है, जब ये आइडेंटिकल स्फीयर नहीं हो, हालांकि अपने सिलेबस में 12th बोर्ड के सिलेबस में केवल आइडेंटिकल स्फीयर को ही कंसीडर करके इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपके अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या जो है वो R1 है और इसकी रेडियस जो है वो R2 है, मतलब अब ये आइडेंटिकल नहीं हो, नॉन आइडेंटिकल हो। ठीक है, और यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो आवेश है Q1, ठीक है, Q1 ये Q है और इसका जो आवेश है वो क्या है, -2Q है, या चलो अभी +2Q ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। संपर्क करवाने के बाद में इन पर क्या आवेश होगा, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि Q इक्वल Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2, ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है कि जैसे ये Q1 डैश है ना, संपर्क करवाने के बाद में इसको कैपिटल से लिख रहा हूं, Q1 डैश इक्वल यहां पर क्या होगा कि जैसे ये Q1 डैश, तो यहां पर क्या है, R1 है, तो मैं क्या लिख देता हूं, R1 डिवाइड R1 प्लस R2। इसको हम डेराइव करेंगे किससे, एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में। ठीक है, तो याद ध्यान दो, ये इसको मैं इसको डेराइव करके बता देता हूं। ठीक है, इसको डेराइव करके बता देता हूं मैं साथ ही में कि ये जो आवेशों का जो अनुपात होता है, ठीक है, इनको संपर्क करवाने के बाद में ये इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में होता है, Q1 डैश डिवाइड Q2 डैश इक्वल R1 डिवाइड R2। तो अब बताओ Q1 डैश इक्वल क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड R2 इंटू Q2 डैश हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमें Q2 डैश की अगर वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो अब बताओ कि ये जो Q2 डैश है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 इक्वल
Q1 प्लस Q2 इक्वल जो है वो क्या होगा, Q हो जाएगा। ठीक है, टोटल आवेश, इन दोनों का टोटल आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2 इक्वल Q। और संपर्क करवाने के बाद में भी टोटल आवेश क्या है, Q1 डेज प्लस Q2 डेज इक्वल Q। क्लियर यहाँ तक? अब आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल क्या हो गया, Q1 डेज प्लस Q2 डेज हो गया। अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि Q2 डेज जो है ये क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डेज हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली मैं इस चीज को केवल क्या लिख देता हूँ, Q माइनस Q1 डेज लिख देता हूँ। अब ये आप Q2 डेज की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा, Q1 डेज इक्वल R1 डिवाइड R2। Q2 डेज की वैल्यू क्या है, Q माइनस Q1 डेज। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, R1 डिवाइड R2 इंटू क्यू माइनस R1 डिवाइड R2 इंटू Q1 डेज, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, Q1 डेज प्लस R1 डिवाइड R2 इंटू Q1 डेज इक्वल R1 डिवाइड R2 इंटू Q हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से Q1 डेज कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड R2। ठीक है, एंड इक्वल R1 डिवाइड R2 इंटू Q। R2 से R2 कैंसिल, सो Q1 डेज इक्वल क्या बन गया, R1 डिवाइड R1 प्लस R2 इंटू Q हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला इसका डेराइव हो गया। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि Q1 डेज इक्वल R1 डिवाइड R1 प्लस R2 एंड Q इज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, तो आइडेंटिकल स्फीयर है तो उनके लिए ये त्रिज्या क्या रहेगी, सेम रहेगी, मींस R रहेगी। तो अब आप चेक कर सकते हो, जो मैं फॉर्मूला पहले यूज कर रहा था वो यहां से मिल रहा है। Q1 डेज इक्वल क्या हो जाएगा, R डिवाइड 2R इंटू Q1 प्लस Q2, R से R कैंसिल, तो Q1 डेज इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2 हो गया। ये देखिए ये फॉर्मूला डेराइव हो गया इसका। ठीक है, और इसी तरीके से आप Q2 डेज के लिए अगर इसको डेराइव करो तो Q2 डेज क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिकल अगर स्फीयर है तो आपको क्या कंसीडर करके चलना है, दोनों की रेडियस सेम है, आप ये वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस सेम नहीं है और फिर उसके बाद उसमें चालन की इस प्रक्रिया में, आवेशन की इस प्रक्रिया में आवेश जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आवेश चालन प्रक्रिया में सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही प्रवाहित होता है। क्लियर? हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए अपना ये एग्जाम्पल क्या था कि Q1 इक्वल Q हो और Q2 इक्वल प्लस 2Q हो। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो दैट Q1 डेज इक्वल, ठीक है, मैं अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो ये R है और मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 2R। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, Q1 डेज इक्वल R1 इज R, ठीक है, R1 एंड दैट इज R2। R1 क्या है, R है, सो R डिवाइड R प्लस 2R एंड Q1 इज Q एंड प्लस 2Q इज 2Q। सो Q1 डेज इक्वल कितना हो गया, R डिवाइड 3R इंटू 3Q। ठीक है, R2R कैंसिल एंड 3 to 3 कैंसिल, सो Q1 डेज इक्वल क्या आ रहा है, Q हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड Q2 डेज की बात करें, Q2 डेज क्या है, 2R। ठीक है, 2R एंड R1 जो है वो क्या है, यहां से इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दिस Q एंड दिस प्लस 2Q 3Q एंड R प्लस 2R, दिस 3R। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, दिस 2R, ये 3R हो गया और ये कितना था, 3Q था, ये कैंसिल हो गया। देन फाइनल Q2 डेज कितना मिल गया आपको, 2Q। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले का यूज करते तो इनका आवेश आप अलग अलग फाइंड आउट कर लेते,
लेकिन अभी हमने जब इस फॉर्मूले को यूज किया है तब हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि Q1 डैश इक्वल Q है एंड Q2 डैश इक्वल टू Q, मतलब संपर्क करवा दिया लेकिन आवेश का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, आवेश स्थानांतरित हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका विभव V1, ठीक है, और इसका विभव V2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है मैं बता देता हूं। ठीक है, V1 इक्वल के Q1 डिवाइड R, ठीक है, जो भी इसकी रेडियस होगी, ठीक है, दैट इज R1, एंड V2 मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कि दोनों का विभव सेम होगा, K Q2 डिवाइड R2। ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। अब देखो K Q1 इज Q एंड R1 इज R, क्लियर। यहां पर K Q2 इज 2Q एंड R2 इज 2R, ये देखिए तो क्या आ गया, KQ डिवाइड R, KQ डिवाइड R, दोनों का विभव सेम है। ठीक है, और दोनों का विभव सेम है, इस वजह से आवेश का कोई प्रवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि विभवांतर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। ठीक है, आपको इसको है ना अच्छे से समझ लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, मतलब नेक्स्ट जो प्रक्रिया है इसकी आवेशन की, नेक्स्ट प्रक्रिया को ध्यान से समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रक्रिया जो है वो कौन सी है, प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, आवेश को प्रेरित करना। ठीक है, ये कब होता है कि जब हम अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक से बिना संपर्क करवाए उसको आवेशित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसका, कि कैसे आवेश इसमें प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। 2-3 एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए, हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक अनावेशित चालक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अनावेशित चालक है तो वो चालक, अब चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश, तो फिर ये अनावेशित कैसे हुआ। इसका मतलब हम आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना कोई भी चालक, कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन रूप में होगा, तो जितना इसमें धनावेश है उतना ही इसमें ऋणावेश भी उपस्थित है। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, उदासीन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं क्या, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि स्टेप फर्स्ट है और ये अभी क्या है, अनावेशित चालक है। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि ये क्या है, अभी अनावेशित चालक है। ठीक है, सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे कि ये जो अनावेशित चालक है, ठीक है, इसके पास में एक प्रबल रूप से हम क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़ को लेकर आ जाते हैं, प्रबल रूप से धनावेशित छड़ को। तो ये धनावेशित छड़ क्या करेगी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस अनावेशित चालक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है वो इससे थोड़ा उच्च होगा तभी ये अट्रैक्ट होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मान जो है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये है ना, इसको आवेश को प्रेरित नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसकी प्रबलता इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या करेगी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और जहां पर वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस स्पेस को, उस जगह को जो है छोड़ेंगे तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही उस जगह को छोड़ते हैं तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे ऋणावेश के रूप में। ठीक है, और जो वो धनावेश उत्पन्न हुआ उस जगह पर जहां पर ये छोड़ के आए, ठीक है, वहां पर जो धनावेश उत्पन्न हुआ वो इसके प्रतिकर्षण के कारण इसकी इस सतह पर चली जाएंगे उतनी ही मात्रा में। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपको ये आवेश दिखाई देने लग जाएंगे, ये ऋणावेश और ये धनावेश। लेकिन जैसे आप इस छड़ को वापस से हटा लोगे ये वापस से कंबाइंड हो जाएंगे और वापस से ये क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप थर्ड का यूज करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको कि इसको आपको एज इट इज रखना है, उसी जगह रखना है। ठीक है, और इस अनावेशित जो चालक है इसको हम इस चालक तार के द्वारा क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है,
इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, मतलब ग्राउंड कर देंगे इसको। ठीक है, अब ग्राउंड करने से क्या होगा, देखो ग्राउंड करने से क्या होगा, ग्राउंड करने से क्या होगा, पृथ्वी एक बहुत बड़ी अच्छा चालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एमिट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हुए यहाँ पर इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, इस धनावेश को उदासीन कर देंगे। क्लियर नहीं आता। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि केवल अब इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। फिर उसके बाद में अब आप स्टेप जो 4 है, स्टेप 4 में अब आप क्या करोगे कि ये जो चालक छड़ है और इसको आप हटा लोगे और ग्राउंड जो है वायर उसको भी आप रिमूव कर लोगे। ठीक है, तो ये ऋणावेश जो है इसमें, ठीक है, इक्वल मात्रा में इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। और हम क्या देखेंगे कि अनावेशित चालक अब क्या है, आवेशित हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक अनावेशित चालक जो है वो आवेशित हो गया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि अब अनावेशित चालक को धनावेशित करिए बिना चालक से संपर्क करवाए, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर हम एक ऋणावेशित छड़ ले आएंगे। ऋणावेशित छड़ ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, इधर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और ऋणावेश उत्पन्न होगा तो वो ऋणावेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। और ये वापस धनावेशित हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गया, अभी हमने इसको सीखा कि अनावेशित चालक को किस तरीके से आवेशित करते हैं। तो अब आप इसकी एक डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि आवेशन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अनावेशित चालक को बिना किसी आवेशित चालक से संपर्क कराए आवेशित कर लें, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि ये एक चालक है, ये कोई दूसरा अनावेशित चालक है, दोनों ही अनावेशित चालक है, अनावेशित चालक है दोनों ही। क्लियर। अब मैं यहाँ पर इसके पास में जो है एक प्रबल रूप से ऋणावेशित छड़ को लेकर आ जाता हूँ। तो ये चालक ए है और ये चालक बी है। क्लियर। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर इसमें क्योंकि ये ऋणावेशित है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब इसमें चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, जिससे इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। क्लियर। और अब आप इनको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। रिमूव करोगे तो ए क्या है, धनावेशित हो जाएगा और बी ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो चालक संपर्कित हो और फिर हम किसी आवेशित चालक छड़ों के पास में लाते हैं तो किस तरीके से ये आवेशित हो जाते हैं। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी अनावेशित चालक को आवेशित कर सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट मैंने आपको समझाया ग्राउंड वाला, जो अब आप घर में इसका प्रयोग कर सकते हो कि आप प्लास्टिक की चेयर पर बैठिए और प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर अपने पैरों को ऊपर रख लेना है। ठीक है, और पीछे आपका जो बैक है वो चेयर के बैक से जो है टच रहना है। पीछे से आपको कोई अगर आपके पीछे कपड़े से अगर मारता है, ठीक है, कपड़े से अगर मारता है तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो होगा क्या कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको टच करता है तो उसमें जो है स्पार्किंग की साउंड जो है वो क्रिएट हो जाएगी, मतलब स्पार्क होगा। ठीक है, मतलब आप आवेशित हो गए। अब आप जैसे ही अपने पैरों को पृथ्वी से संपर्क करवाते हो, संपर्क करवाने के बाद में फिर आप वापस पैरों को ऊपर करते हो और फिर आप टच करते हो, तो आप देखोगे अब कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे आप पृथ्वी से संपर्क करवाते हो पैरों को तो होगा क्या कि जो आवेश जो है वो पृथ्वी से मतलब ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड होने की वजह से आप वापस से क्या हो जाओगे, अनावेशित हो जाओगे। क्लियर, ये वाला चेयर वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा था। दूसरा पॉइंट जो प्रेरण के द्वारा आवेशन जो मैंने बताया कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसमें मैंने आपको बता रहा था कि एक
स्केल लेते हैं, स्केल को हम अपने बाल में या फिर किसी कपड़े से रब करते हैं और कागज के टुकड़ों के पास में लेकर जाते हैं तो उससे चिपक जाते हैं। क्यों क्यों चिपक गए? हमने कागज के टुकड़े से थोड़ा रब किया था उसको, हमने कपड़े से रब किया था या बाल से उसको रब किया था। ठीक है, कागज के टुकड़े क्यों उससे चिपक गए? ठीक है, उसका रीजन कौन है? प्रेरण द्वारा आवेशन। एक्चुअल में क्या होगा कि जो कांच की छड़ जो है, ये कांच की छड़ और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, जब आप इसको इसके पास में लेकर जाते हो तो क्या होगा कि अगर ये धनावेशित है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये अट्रैक्ट होने की वजह से इसका आवेश वैसे ही इनसे ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये इजीली क्या हो जाएंगे? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है कागज का, है ना, स्केल से चिपक जाना, ये प्रेरण द्वारा आवेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको शायद समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।